Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज हम आपका स्टार्ट करने वाला है फोर्थ एंड प्रेशर का आज होने वाला है रिवीजन वीडियो, जिसमें हम आपको फोर्थ एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर से लेकर उसकी एक्सरसाइज और उसके साथ ही साथ कीवर्ड भी कराने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे चैप्टर की रीडिंग होने वाली है, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक फिर से क्लियर हो जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how can we decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that the moving objects like ball rolling on the ground slows down sometimes. It may changes direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change the direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or changes direction of motion? तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, ये मैं लास्ट में पूछूंगी जब ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो इसमें लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक फुटबॉल मूव? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? In all these situations, the ball is either made a move faster or slower, or its direction of motion is चेंज। तो इस डिस्टन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अलग अलग, मतलब जैसे अगर आप एवरीडे एक्सपीरियंस देखो, आप जब फुटबॉल खेलते हो तो वही आप फुटबॉल में लात मारते हो तो तभी आपकी जो फुटबॉल होती है वो मूव करती है। यस डियर स्टूडेंट। उसके फिर नेक्स्ट आता है आपका, आप मूविंग बॉल को फास्ट या स्लो कैसे कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें। अब आते हैं फोर्थ, अ पुश और अ पुल। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क्स. Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of the object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. क्या ये terms को हम replace करते हैं एक या एक से ज़्यादा terms से? चलिए देखते हैं। अब आपकी एक्टिविटी आती है यहाँ पे, एक्टिविटी 8.1। तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दी है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। देखो, सबसे पहले है मूविंग अ बुक फ्रॉम अ टेबल। तो जब आपका एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा पुशिंग अ बुक, या आप उसे पुल कर सकते हो या लिफ्ट कर सकते हो, है ना, बुक को। उसके बाद फिर एक्शन ग्रुप डेस्क, पुश और पुल दोनों ही इस चीज़ में होते हैं। अब आ रहा है ओपनिंग और शटिंग द डोर। अब देखो, डोर अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई डोर में हमने पुल करना होता है, कोई डोर में हमें पुश करना होता है। तो यहाँ पे पुशिंग और पुलिंग दोनों एक्शन आएंगे, और शटिंग भी आएगा, शटिंग द डोर, है ना, तो शटिंग भी आएगा। और फिर यहाँ पे एक्शन को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, पुश और पुल दोनों की तरफ से। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो जब लिफ्टिंग आपका आ जाएगा एक, तो इसमें फिर पुलिंग आ जाएगा, पिकिंग आ जाएगा। तो इसमें भी पुश, इसमें आपके पुश में नहीं है, इसमें आपका पुल में यस आएगा। उसके बाद है फुटबॉल प्लेयर टेकिंग पेनाल्टी क्लिक। तो इसमें पुशिंग, किकिंग, लिफ्टिंग ये सब आ जाएगा, हिटिंग, ठीक है। और इसमें आपका टास्क आएगा पुश में, पुल में आप लोग डैश मारेंगे, ठीक है सिर्फ। उसके फिर आते हैं क्रिकेट बॉल हिट बाय द बैट्समैन, थ्रोइंग और हिटिंग। उसके बाद इसमें दो एक्शन ग्रुप होगा, वो होगा पुश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूविंग अ लोडेड कार्ड। मूविंग अ लोडेड कार्ड में एक्शन आएंगे लिफ्टिंग, पुशिंग, पिकिंग, पुलिंग। उसके बाद फिर एक्शन ग्रुप डैश, येस एंड येस। ओपनिंग अ ड्रॉर, पुलिंग, लिफ्टिंग, पिकिंग। और इसमें भी क्या आ जाएगा, येस और येस। Do you notice that each of the action can be grouped as push or pull or both? Can we infer from this that to move an object it has to be push or pull. In science, a push or pull on an object is called a force. Science में push और pull को हम लोग कहते हैं force. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. When does a force come to play? Let us find out. In class, I learned in class 6 that the magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also of pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it push or pull? Forces are due to an interaction. Suppose a man standing behind a stationary car, will the car move to his
presence, suppose the man now begins to push the car, that is applies a force on the car, the car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move. Figure 11.3 shows that three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? तो आपको यहाँ पे केस दिया है, केस में आप डिसाइड कर सकते हो. So here both are pulling each other. ठीक है. Both girls appear to push each other while a pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. Is it true for man and the cow also? क्या man and the cow के लिए भी ये true है? Yes, काऊ भी फोर्स अप्लाई कर रही है अपने रस्सी को खींचने के लिए, और मैन भी रस्सी को खींचने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इंटरफेयर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले. Thus an interaction of one object with another object result in the force between the two objects. तो इससे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको फोर्स को प्ले में लाना है तो दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट आता है डीएसटी एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में. ठीक है, तो अब देखो फोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं. तो देखो लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. ठीक है, choose a heavy box like table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask your one of the friend to help in pushing in the same direction. Is it easier to move now? Can you explain why? ये जो आपकी एक ही डायरेक्शन में जब आप फोर्स को पुश कर रहे हो तो फोर्स डबल हो जा रही है. ठीक है, ऐड ऑन हो जा रही है फोर्सेस, जिसकी वजह से आपका बॉक्स ज़्यादा अच्छी तरह पुश हो सकता है. उसके बाद नेक्स्ट देखो, नाउ पुश द सेम बॉक्स बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इन द अपोजिट डायरेक्शन. कि अपने फ्रेंड से कहो अपोजिट डायरेक्शन से पुश कर. तो अब आपका क्योंकि या तो बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा है या तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस डायरेक्शन में आपका फोर्स जो है मूव कर रहा है. ठीक है टीचर, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? In this game, two teams pull at the rope in the opposite direction. Member of both the teams try to pull the rope in their direction. तो अगर फॉर्म में देखा होगा दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं. समटाइम जो हमारी रोप होती है वो मूव करती ही नहीं है, क्योंकि दोनों की जो फोर्स होती है वो इक्वल हो जाती है और नेट फोर्स जो होता है जीरो हो जाती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो टीम ज़्यादा तेज खींच रही है उस तरफ को ही आपका रोप चले जाता है. तो इसमें क्या होता है, हमारी जो नेट फोर्स होती है एक तरफ ज़्यादा है और तो नेट जो डिफरेंस आता है फोर्स का वो नेट फोर्स होती है इसमें. ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होती. जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है उस डायरेक्शन में ही आपकी रोप चले जाती है. ठीक है, तो देखो इज इट सिमिलर टू द सिचुएशन इन द टीम वेयर दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम. व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर ऑन नाउ दिक्कत व्हाट हैपेंस when you and your friend push the heavy box in same direction. उसके बाद if two forces in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. जैसे आप मान लो, let me give you the example so that आपको ज़्यादा अच्छी तरह बात क्लियर हो जाएगी. ये एक हैवी बॉक्स है. ठीक है, एक मिनट, ये एक हैवी बॉक्स है. यहाँ पे आपका फ्रेंड है. मैंने जस्ट ऐसे बना दिया है ना ये फ्रेंड, आप लोग अंडरस्टैंडेबल है, वो आपका फ्रेंड है. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड है और ये आप हो. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आपका फ्रेंड अप्लाई कर रहा है फोर्स 5 न्यूटन की और आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स 7 न्यूटन की. तो भाई किसकी तरफ बॉक्स मूव करेगा? ऑब्वियसली बात है कि मैम ये वाला बंदा ज़्यादा अच्छी तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मतलब बॉक्स जो है इस तरफ मूव करेगा, है ना, क्योंकि भाई ये 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है. नेट फोर्स क्या हो गई? 7 - 5 क्या हो जाएगा? 2. नेट फोर्स हो गई मैम 2. तो नेट फोर्स ऐसे निकालते हैं. ठीक है टीचर, अब सपोज मान लो एक और सिचुएशन रखती हूँ आपके सामने, एक और सिचुएशन रखती हूँ. सिचुएशन नंबर 2 ये है, मैंने बॉक्स रखा, ये आप हो और ये आपका दोस्त है. ठीक है,
दोनों 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो। भाई बॉक्स मूव ही नहीं हो रहा, सब अचंबा में। भाई बॉक्स इसलिए मूव नहीं हो रहा कि नेट फोर्स बन गई है 5 - 5 जो होती है 0, और जब नेट फोर्स हो जाती है 0 तब आपका बॉक्स कुछ भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दोनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी अच्छी तरह बना कर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी when both of you were pushing heavy box from opposite direction? Recall that a tug of war two teams pull equally hard. The rope does not move in any direction. So we learned that a force could be larger or smaller than other or equal to each other. The strength of force is usually expressed by its मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स किससे एक्सप्रेस की जाती है? उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये बात सबको समझ में आ गई। we have also to specify the direction which a force acts. Also, if the direction of the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अब देखो पहले के मन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, फटाफट इसको पढ़ते हैं। Does it mean that the net force of an object is 0 if two forces acting on it in opposite direction are equal? तो अब पहली कहती है, क्या इससे ये मतलब है कि दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 बन जाता है अगर दो फोर्सेज जो उसमें एक्ट अपोजिट डायरेक्शन कर दी है वो इक्वल है? तो येस। और पहली ने एक और डाउट पूछा था पीले, मैं उसका पहला डाउट लेना भूल गई थी, तो उसका डाउट यहाँ पे था। आई लर्न इन क्लास 6 दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। इज द अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? येस, ये भी आपका एक टाइप का फोर्स अप्लाई हो रही है। व्हाट अबाउट द रिपल्शन बिटवीन सिमिलर टू फोर्सेज ऑफ, इज इट और पुश और अ पुल? तो ये होगा डियर स्टूडेंट, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को जो है पुश कर रहे हैं। भाई वो नहीं चाहता कि साउथ पोल उसकी तरफ आए, साउथ पोल वहाँ कभी नहीं चाहता कि वो उसकी तरफ आए, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी एक तरह का पुश और पुल है। तो नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। In general, more than one force may be acting on an object. However, affecting the object is due to the net force acting on it. अब देखो, force can change the state of motion. ठीक है, let us find out what happens when the force acts on an object. Activity 11.3D है, take a rubber ball, place it on the level surface such as the tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. ठीक है, now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it's still moving. Is there any change in its speed? Does increase or decrease? तो डिस्टर्ब आपको एक बॉल लेनी है। जब आप रबर बॉल को रखते हो और जब आप उसे अब हाथ से थोड़ा सा खिसकाते हो और फिर जब आपकी बॉल चलने लगी तो आपने एक बार और अपना हाथ मार दिया तो उसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट आ गया। लेकिन वहीं पे आपके नीचे दिया नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, रिमूव द प्लान एज टू। तो जैसे फिर अपना आगे से अगर आपने पाम रख दिया तो क्या हो गया? बॉल रुक गई, है ना। बॉल की स्पीड धीरे धीरे ख़राब होकर बॉल जो है रुक गई, है ना डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल बाई टेकिंग अ प्लेंटी किक इन द फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज द फोर्स ऑन द बॉल। Before being hit, the ball was at a rest, so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper drives or jumps to save the goal. By this action, the goalkeeper tries to apply the force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving the goal being scored. If goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. Thus, observation suggests that the force applied to an object may change its speed. If force applied on object is in the direction of motion, the speed of the object increases. If the force applied on the direction opposite to the direction of the motion, then it results in decrease of स्पीड। तो डिस्टर आप इसमें से आपने क्या सीखा? इसमें से दिखा जब आप फुटबॉल में पेनल्टी किक लेते हैं एक प्लेयर तो क्या होता है, वो जो बॉल है वो उस समय रेस्ट में, मतलब कि उसकी स्पीड 0 है। लेकिन जब वो अपने पैर से हिट करता है तो उसकी 0 से स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्पीड में चेंजेस आया। उसके गोलकीपर खड़ा हुआ, गोलकीपर ने अगर बॉल को रोका या उसको डिफ्लेक्ट करा, उसकी दूसरी साइड में मिला, अगर उसने ऐसा करा तो उसने अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करी बॉल को रोकने के लिए, मूविंग बॉल को रोकने के लिए। और अगर वो ऐसा करता है
अगर बॉल से रुक जाती है तो इसका मतलब बॉल की स्पीड वो फिर से ज़ीरो कर रहा है, बॉल की स्पीड में डिक्रीजमेंट आ रहा है। इससे हमने ये सीखा कि अगर जो फोर्स है उसकी स्पीड, फोर्स जो है स्पीड चेंज कर सकती है मोशन की, और अगर फोर्स अप्लाई की जाती है इन अ सिमिलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो आपकी जो स्पीड होती है, जो आपकी स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई चीज़ आ गई तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपने इससे सीखा। अब आ जाओ यहाँ पे भुजो के पास। I have seen children competing with another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. तो आप पूजो को समझ में आएगी क्यों उसकी बार बार स्पीड बढ़ती है जब भी वो बार बार पुश किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज में। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहली कह रही है क्या सिर्फ स्पीड ही चेंज हो सकती है या फिर कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो देखते हैं फटाफट। यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। 8.4 एक्सरसाइज आती है आपकी, 8.4 वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 8.4 देखो। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन द एक्टिविटी 8.1. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट इन अ पुश 8.8a. Now place a ruler its path as shown. In doing so, would you apply force on the moving ball? Does the ball continue to move in the same direction after strikes? The ruler repeat the activity and try to observe the moving ball by replacing the ruler in such way that it makes different angles to its path. In each case, you note your observation about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. तो देखो रूलर में स्ट्राइक करा तो बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। मतलब इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि फोर्स जो है किसी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। जैसे लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव. Sometimes the ball returns to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on a ball with the bat. Is there any changes in the direction of the motion of the object in these cases? In all these examples, the speed of the direction of the motion, the speed of the and the direction of the moving ball change due to the application of force. कैन आई गिव मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच दिस काइंड। तो ये सारे मैं आपको इसलिए बताया गया है, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, बॉल वाला एग्जाम्पल, वॉलीबॉल वाला एग्जाम्पल, कि भाई फोर्स अप्लाई करने से आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे बैट्समैन हिट करता है तो बैट्समैन ने अगर आपकी बॉल को लेफ्ट डायरेक्शन में हिट करा, मतलब आपकी बॉल का जो छक्का है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जो फोर्स बैट्समैन ने अप्लाई करी वो डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, स्पीड भी चेंज कर रही है, डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, अ चेंज इन ईदर द स्पीड of an object or its direction of the motion or both is described as the change in its state of motion. Does a force may bring a change in its state of motion of the object? Change in state of motion यानी कि स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तब हम इस दोनों को कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट हम लोग स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स speed and the direction of the motion. The state of rest is considered at a state of zero speed, zero speed, and an object may be at rest or in the motion. Both are the states of motion. तो देखो डियर स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है और वो मूवमेंट में भी हो सकता है। जो स्टेट रेस्ट वाली होती है उसको हम स्टेट ऑफ जीरो स्पीड कहते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन द मोशन, बोथ आर द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिस्क्राइब बाय द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये सारी चीज़ें तो अब आपको बता दी है। अब आता है, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। क्या सिर्फ हमेशा स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होगा या कुछ और चीज़ भी चेंज हो सकती है? इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, a heavy box may not move at all even if you apply maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall.
तो अब एक क्वेश्चन रहता है, डजंट मीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज। क्या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमेशा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन रिजल्ट करेगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे वॉल है, आप वॉल में कितनी भी अपनी फोर्स लगाओ, जितनी आप लगा सकते हो, लेकिन क्या वॉल हिलेगी? नहीं हिलेगी। फिर एक हैवी बॉक्स है, इतना हैवी बॉक्स है, आप लोग उसमें कितना लिफ्ट करने की कोशिश करने लगे हो, फिर भी नहीं हिलना। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा आपको यही शो करेगी भाई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स शेप भी चेंज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखो सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 11.2 इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। कॉलम 2 ऑफ टेबल सजेस्ट दैट द मैनर इन विच द फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, वाइल कॉलम 3 shows the diagram of action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can add similar situation using available material from your environment. Note your observation column 1 and column 5 on the table. ठीक है, यस डियर स्टूडेंट। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे और लंप ऑफ डो। लंप ऑफ डो प्लेट है, अब आप प्रेस कर रहे हो उसको, हाउ टू अप्लाई फोर्स, प्रेस कर रहे हो अपने हाथ से। मम्मी रोज़ गूंथती आते देख लेना, तो जब मम्मी प्रेस करती है अपने हाथों से मुट्ठी बना के, तो उसमें क्या होता है? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है? नहीं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है। कभी गोल होता है, कभी हम लोग उसे छेड़ते हैं तो वो पूरा प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन द सीट। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट क्या चेंज इन शेप हो रहा है? येस। जब आप उसमें पुश कर रहे हो तो वो धीरे धीरे बेंड हो रहा है, शेप स्प्रिंग की शेप में चेंज आ रहा है। फिर आता है रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल। जब उसे सस्पेंड करते हो तो क्या होता है? जब हम उसको बाय हैंगिंग द वेट और पुलिंग इट्स फ्री एंड, जब आप पुलिंग करते हो उसमें तो उसकी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन नहीं होता है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है। प्लास्टिक और मेटल स्केल बिटवीन टू ब्रिक्स। जब आप प्लास्टिक और मेटल स्केल बिटवीन टू ब्रिक्स बाय पुटिंग द वेट ऑन द सेंटर। जब आप सेंटर में वेट पुश करते हो तो जो आपकी स्केल होती है वो थोड़ा सा नीचे को बेंड होती है, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन तो नहीं है, लेकिन शेप में चेंजेस आ रहे हैं, वो थोड़ी सी बेंड हो रही है ना। तो ये चीज़ भी कर ली सबने। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2। व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग बिटवीन योर पाम्स। जब आप उसे अपने पाम्स से प्रेस करते हो तो व्हाट हैपेंस, जो आपका बैलून होता है वो फूट जाता है, या क्या होता है, या आपका बैलून जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ बॉल और डो व्हेन दिस रोल टू मेक चपाती। बॉल ऑफ डो यानी कि जब आपकी मम्मी गूदा बनाती है ना, जब वो होता है आपका गूदा बनाते समय मम्मी जब वो लेती है उसका एक टुकड़ा टाइप का और उससे रोटी बनाने में लगती है, तो उस समय जो बॉल होती है और डो की उसका शेप चेंज होता है, वो एकदम रोटी की तरह बिल्कुल पतली पतली हो जाती है, गोल आकार की। तो ये तो क्या है, ये भी तो चेंज शेप है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल। जब आप करते हो उसका शेप भी चेंज होता है। These all examples are that force can change the shape of an object. Having performed all the activities, you will have realized that the force may make an object move from rest, may change the speed of an object if it's moving, may change the direction of the motion of an object, may bring about the change in the shape of motion, may cause some or all of these effect. ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without action of force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself. It cannot change the shape by itself. तो इसलिए आपको हर चीज़, ये सारे इफेक्ट को अगर आपको लाना है तो ये बिना एक्शन ऑफ फोर्स के नहीं हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में भी हम लोग आ जाते हैं। ठीक है टीचर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आता है कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहली फोर्स आती है अपनी मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप उसे विदाउट टचिंग खिसका सकते हो? भाई ऐसी कोई मैजिकल पावर आ गई कि बिना खिसकाए वो खिसक रही है बुक? नहीं, आपको उसे छूना पड़ता है खिसकाने के लिए। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप बकेट ऑफ वाटर को खिसका सकते हो बिना विदाउट होल्डिंग इट? नहीं, आपको उसको पकड़ना पड़ता है तभी हिलती है। उसके बाद जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द
ऑब्जेक्ट, आपको छूना ही पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ को. द कॉन्टैक्ट में बी ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ अ रोप. कॉन्टैक्ट कैसे भी हो सकता है, स्टिक की मदद से ले लो, रोप की मदद से ले लो, कैसे भी. नहीं, कॉन्टैक्ट तो करना ही पड़े ना, रोप को तो छू ही रहे हो, फिर भी अगर रोप की वजह से कर रहे हो, स्टिक की वजह से कर रहे हो. व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? द फोर्स कॉज बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडी. जब हम बैग को ले जाते हैं उतना भारी भरकम, तो कैसे ले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास मसल्स होती हैं, इसकी वजह से. उसके बाद जब पानी की बाल्टी उठाते हो तो मसल्स का बहुत वर्क होता है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो उठेगा नहीं बाल्टी. तो इसलिए इसमें हमारे मसल्स का एक्शन होता है, इसलिए ऐसी फोर्सेस को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं. ठीक है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. ठीक है, ऐसी फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. उसके बाद है, इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी. इन क्लास 7 you have learned that the process of digestion of food gets pushed to the alimentary canal. Could be the muscular force that does that? Yes, muscular force is only one that pushed the food from the alimentary canal. इसके बाद आता है, यू ऑल्सो नो दैट द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. येस, इसमें भी मस्कुलर फोर्स ही लग रही है. उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ, वेयर डज दिस मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल. ये सब आपके लंग्स के वहीं पे तो लोकेटेड होते हैं. कैन यू लिस्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी. तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख लेना. उसके बाद है, एनिमल्स ऑल्सो मेक द मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटीज. जैसे अदर टास्क, जैसे प्लॉइंग करनी है और बुलक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है, वो सब भी वो मस्कुलर फोर्स से ही करते हैं. उसके बाद आपने देखा होगा, जहाँ गाँव में जाते हो आप लोग, तो वहाँ पे बड़े बड़े कट्टे होते हैं गेहूँ के, वो भी बुलक्स के अंदर जो है टाक दिए जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो भी ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, हमने मस्कुलर मसल्स का इस्तेमाल करके ही करते हैं. उसका आता है, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्योंकि मस्कुलर फोर्स को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो कॉन्टैक्ट है किसी चीज़ के साथ, इसलिए हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. अब आते हैं अनदर टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स में, जो कि है सेकेंड टाइप की, जो कि है फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट. Friction. Recall some of your experience. The ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. आपने देखा होगा, जब आप बैट बॉल वगैरह खेलते हो, कभी कभी क्या होता है, शॉट बहुत ढीला पड़ता है, तो उससे क्या होता है, बॉल थोड़े समय जाकर रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है भाई, ये भी तो एक परेशानी टाइप की है. तो भाई ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग चीज़ जानते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, when we stop pedaling a bicycle it gradually slows down and finally comes to stop. A car or a scooter comes to rest when its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? In all the situation, no force appears to be acting on an object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. What caused the change in their state of motion? Could be some force acting on them. Try to can you guess the direction in which the force be acting on in each case? इसमें आपकी force opposite direction में act कर रही है. तो the force responsible for changing the state of motion of the object in these examples is the force of friction. इस example में जो force change कर रही है वो है आपकी force of friction. ठीक है टी स्टूडेंट, तो इन एग्जाम्पल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सारी चीज़ें एक्ट कर रही है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉल ऑफ द बॉल सरफेस ऑफ बॉल एट द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट ब्रिंग्स टू स्टॉप once you stop rowing. The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. Since the force of friction arises during the contact between the surfaces, it is an example of contact force. अभी आप लोग इसके बारे में और भी जानोगे जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पता चलेगा. फ्रिक्शन वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिएक्शन, उसमें आपको और भी पता चलेगा. फ्रिक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ फोर्स इज ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब नेक्स्ट आते हैं, यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर अ एजेंट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट. लेट अस फाइंड आउट, क्या हमेशा फोर्स को अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूरी है? देखते हैं भाई. देखो अब आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स. तो अब 8.6 लेना है. अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स प्लेस लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स वुडन रोलर्स एज शोन. ठीक है, उसके बाद फिर नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट रिप्लेस्ड ऑन द रोलर्स. मेक श्योर दैट two magnets
make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed in the rollers. Now what happens to the magnet? तो भाई देखो रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है मैग्नेट का, यही शो हो रहा है आपको इधर, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ. Does the magnet on the roller begin to move on when the other magnet is brought near it? What does it move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? You have already learned in class 6th grade that poles of two magnets repel each other, like poles of two magnets repel each other, and the unlike poles always attract each other. The attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of push or pull. Do you have to bring magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of non-contact force. तो देखो मैग्नेट जो होता है एक्सर्ट करता है फोर्स, ये रिपल्जन अट्रैक्शन वाली, विदाउट टचिंग इट, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Take a plastic straw and cut into nearly 2 equal pieces. Suspend one of the pieces from the edge of the table with the help of piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Now make that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub a free end of the suspended piece of straw again with a sheet of paper. Again bring the sheet of paper and straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe? अब देखो ये वाली एक्टिविटी भी बहुत सिमिलर है. अब देखो the straw is said to be have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Now the straw is an example of charged body. इसलिए straw जो है charged body हो गया. The force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic फोर्स. ऐसी फोर्स जो चार्ज बॉडी अप्लाई करता है दूसरी अनचार्ज और चार्ज बॉडी के ऊपर, ऐसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज the bodies are not in contact. Thus the electrostatic force is also the example of non contact force. तो ये भी क्लियर हो गया मामला. अब आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है. चैप्टर जो आपका नेक्स्ट सम नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर है, उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में पता है. जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें भी हमने हमारे चैनल में क्लियर कर रखी हैं. फटाफट जाओ सम नेचुरल फिनोमिना वाले चैप्टर में और उससे पढ़ लो सब चीज़ें, ठीक है. तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है. क्योंकि हमने पूरा साइंस का 8th का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है. अब जो हमारा साइंस का 8th का चल रहा है वो चल रहा है हिंदी सेशन, जिससे आपको एक हिंदी में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा जा रहा है. वैसे साइंस का इंग्लिश में सारा सिलेबस जो है पूरा हो चुका है, अब साइंस का सिर्फ रिविजन चल रहा है इंग्लिश में, और अभी हिंदी में आपके कंटिन्यू हो रहा है. अभी आपका एक दूसरा चैप्टर है जो माइक्रो ऑर्गेनाइजर फ्रेंड एंड वो रिसेंटली हिंदी में ख़त्म हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है. तो चलिए और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि आता है प्रेशर, ठीक है. प्रेशर से पहले एक और फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है. यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड. जब आपके हाथ से गलती से सिक्का छूट गया तो वो नीचे गिरता है, ठीक है. लीव जो होती है फ्रूट्स भी नीचे ही गिरते हैं, लीव्स भी नीचे ही गिरती है. भाई ऐसा क्यों होता है, इसकी सब चीज़ नीचे ही गिर रही है. व्हेन कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट. As soon as it is released, it begins to move down. It is clear that state of motion of the coin undergoes a change. ये तो क्लियर हो गया कि भाई मोशन तो हो रहा है. नेक्स्ट आता है कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कोई फोर्स उसमें एक्ट नहीं कर रही है, बिना फोर्स के वो कैसे मूवमेंट हो गया. ये अभी हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है तो बिना फोर्स के मूवमेंट नहीं हो सकता. द ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. तो ये फोर्स को जब ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचता है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं. दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट. ये हमेशा हम पर एक्ट करती है लेकिन हमें इसका अवेयर भी नहीं होते हैं. अब देखो वाटर बिगिन्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप. जैसे ही हम लोग टैप खोलते हैं वाटर सीधे नीचे ही गिरता है, ऊपर तो जाता नहीं है. वाटर इन द रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. लेकिन
भाई ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर है ये भी जानते हैं। कोई बच्चे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अगर वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो उनका पूरा आंसर हो जाता है गलत। तो अब देखो, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स और एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हर एक इंसान है, हर एक इंसान दूसरे इंसानों की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, ऐसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी वो चीज़ है जो अर्थ अपनी तरफ चीज़ें खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो है जब सब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हर एक इंसान जो इस अर्थ में है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आता है प्रेशर में। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट अ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म और अ साइक्लोन blows away even the rooftop. Also, you have learned that the wind or cyclone are caused by the differences in the air pressure. Is there any relation between pressure and the force? क्या है कि क्या कुछ रिलेशन बिटवीन है प्रेशर और फोर्स के बीच में, कोई रिलेशनशिप है? देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, लेट अस फाइंड आउट, ट्राई टू पुश अ नेल और इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, डिड यू सक्सीड। तो आप अगर आप वुडन प्लैंक में एक नेल को पुश कर रहे हो, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, डिड यू सक्सीड। हेड 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 से मतलब देखो भाई, ये नेल है, ये नेल है आपकी, इसका एक हेड होता है और इसका पॉइंटेड पार्ट होता है। आपसे कह रहे हैं कि हेड से वुडन प्लैंक में इसको ठोकने की कोशिश करो, क्या आप सक्सीड हो जाओगे? नहीं, इतनी इजीली नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर नेल को आप उसके पॉइंटेड पार्ट से उसको वहाँ पे डालने की कोशिश करोगे तो नेल फट से चले जाएगी, ठीक है। ट्राई टू नाउ पुश द नेल इनटू द पॉइंटेड एंड ऑफ द कुड यू सक्सीड दिस टाइम। तो देखो, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद द ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ यानी कि जिसकी इतनी धार रहनी गई है, मतलब उससे इतना काटे नहीं जाते हैं, तो काटे जाएगी नहीं आपकी सब्जियाँ। अब आप वेजिटेबल्स को कट करने की कोशिश करो शार्प नाइफ से, शार्प नाइफ से फट से कट जाएगी, विच इज़ ईजियर। डू यू गेट अ फीलिंग दैट द एरिया ओवर द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज रोल इन मेकिंग टास्क ईजियर, राइट। अगर आपका नेल का, अगर आपको कुछ समझ में आ रही है बात है, ये देखो, ये आपकी नेल है, यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पॉइंटेड एंड का एरिया बहुत छोटा सा है। तो छोटू सा एरिया जो है उसकी वजह से जो है प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और ज़्यादा जल्दी आपकी चीज़ें जो है आसान बन जा रही हैं। वहीं पर चाकू की बात करूँ तो देखो, ये चाकू हो गया, ठीक है, ये चाकू है आपका एक, ठीक है। तो आप देखो, चाकू जो है यहाँ पे अगर इसका एरिया कम है तो इसका मतलब ये ज़्यादा जल्दी सब्जियाँ काट रहा है, लेकिन वही ब्लंट नाइफ का एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सब्जियाँ नहीं काट पड़ा वो सब्जियाँ। तो ये चीज़ें हैं, एरिया से डिपेंड हो रहा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया से, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। At this stage, we consider only those forces which are perpendicular to the surfaces on which the pressure is computed, ठीक है। अभी इस स्टेज में हम लोग यही कंसिडर करते हैं फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द प्रेशर इज कंप्यूटेड। अब आ जाओ नेक्स्ट में, पहली एक चीज़ कह रही है, पहली आजकल बहुत होशियार हो गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, पहली की बात सुन लेते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। भाई यहीं पे पहली ने सवाल पूछ दिया, ये पहली यही तो काम करती है, इसका काम ही चालाकी वाला है। ये बताओ, पढ़ते पढ़ते ही सवाल पूछ देती। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई, वाई से अगर आप अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड को काट दो और वाई से कुछ, वाई से पढ़ो, तो वाई से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली क्या कह रही है। पहली कह रही है वाई पॉटर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? यही क्वेश्चन, यहीं से तो आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैं बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी वाले लोग होते ही चालाक हैं। ये बताओ, पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन दे देते हैं और यही क्वेश्चन तुम लोग छोड़ देते हो। यही पढ़ लो, यही देखो, यहाँ पहली बात ही करी थी नॉर्मल सी, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई, लेकिन कितनी चालाक है। आई नाउ अंडरस्टैंड तक इसने पहले बोल दिया था कि बच्चे समझ ही ना पाए। सर आप लोग आई नाउ अंडरस्टैंड काट दो और फिर पढ़ो वाई पॉटर्स प्लेस एन राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। क्वेश्चन बन रहा है, मतलब पहली और इसके एनसीईआरटी वाले सारे लोग ये यहीं से क्वेश्चन देते हैं, समझ जाओ ये बात। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सरसाइज में भी आपको यहीं से क्वेश्चन उठा के दिया है पहली की बातचीत से। देखो वाई
potters place a round piece of clothes on their head when they have to carry heavy loads. ठीक है, तो आप देखो पहली का आंसर भी सुन लेते हैं. बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड. तो इससे क्या करते हैं, वो एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लोड विद देयर हेड. मतलब लोड डायरेक्टली उनके हेड में नहीं आता है, उसके बीच में थोड़ा एरिया आ जाता है. और जब एरिया आ जाता है तो जो प्रेशर है वो कम अप्लाई होगा, और प्रेशर कम अप्लाई होगा तो पॉटर का जो सिर है वो अंदर धसेगा, ठीक है, वो बच जाएगा. ठीक है, तो so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. ठीक है, पॉल्टर्स यानी कि कुली वगैरह जो आप रेलवे स्टेशन में देखते हो ना, वही लोगों की बात चल रही है. बहुत चालाक होते हैं और चालाकी से पैसे कमा कर ले जा लेते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नोट दैट द एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन एरिया इज इन डिनोमिनेटर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन. ये मैंने आपको पहले भी बात क्लियर कर दी थी, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट. So the smaller the area, larger the pressure on the surface or the same force. और फिर the larger the area, the smaller the pressure on the surface of the same force. ठीक है, तो ये भी क्लियर होगी बात अब तक. नेक्स्ट आ जाते हैं. The area of the pointed end of the nail is much smaller than its head. The same force therefore produces pressure sufficient to push a pointed nail into the wooden plank. Can you now explain that why shoulder bags are provided with broad strap, not thin strap? Because the area increases. And so it is not so the bag straps do not directly contact with the shoulders. तो इसमें जो होता है बीच में ब्रॉड स्ट्रैप डागे, तो ब्रॉड स्ट्रैप की वजह से एरिया इंक्रीज़ हो गया, और एरिया इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, इसलिए हमारा ईजियर हो जाता है उसको कैरी करना. ठीक है. And why tool meant for cutting and pressing always have sharp edges? Because क्या होता है, अगर उनके पास शार्प एजेस है, द एरिया डिक्रीजेस, and if the area decreases the pressure increases, and that only we need in sharp things because we wanted to cut the vegetable, that's why. है ना. उसके बाद नेक्स्ट देखो, डू लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर. क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? भाई अभी तो हमने इतना पढ़ा, लेकिन क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? लेट अस रीड अबाउट देम. तब देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस. टेक इन ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber, say the rubber balloon, stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe, hold the pipe at the middle, keeping it in the vertical position. Now ask one of your friends to pour some of the water on the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note down the height of the water column in the pipe. Put some water. Observe again the bulge of the rubber sheet and the height of the water column. Repeat this process after some time. ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको सम टाइम्स तक देखना. ठीक है, तो इसमें आपको पता चलेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम. कितनी उसकी हाइट है उसमें वो डिपेंड करता है. ठीक है टीचर. अब हम आते हैं प्लास्टिक बोतल वाले में. तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है लिक्विड, ये भी हमें बताया गया है. ये एक्टिविटीज़ जिस टाइम बहुत बड़ी बनी है, तो इसलिए आप ये खुद पढ़ सकते हो. देखो इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है ना, वाली एक्टिविटीज़ में देखो एक बैलून है, वो सारा खींच के ले जा रहा है. तो भाई इस वाले एक्टिविटी में प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है. अगर शुरू में आपने ऊपर छेद करा तो थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है, उससे थोड़ा नीचे करा थोड़ा स्ट्रेट होते जा रहा है, उसके बाद सबसे नीचे अगर करा तो सीधे स्ट्रेट पानी जा रहा है. ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है. नीचे बॉटम में प्रेशर बहुत अप्लाई कर रहा है. नाउ नोट दैट. अब आता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ये वाला फिगर देख रहे हो ना, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ. और सेम डेप्थ में प्रेशर अप्लाई करता है. अगर आप 4 होल बनाओगे वाटर में, और वो भी सेम साइज़ के और सेम डिस्टेंस में, तो क्या होगा आपको पता चलेगा कि वो सेम हाइट में मतलब इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इक्वल प्रेशर की वजह से इक्वल अमाउंट में पानी भी नीचे आ रहा है.
ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये तो हमारा आ गया क्लियर। ठीक है, अब देखो पूछो कुछ कह रहा है, आई हैव सीन fountains of water coming out of the leaking joints or holes in the pipes supplying water. Is it not due to the pressure exerted by the water on the walls of the pipe? तो ये कह रहे हैं कि फाउंटेन्स आता है वाटर जो लीकिंग जॉइंट्स होते हैं और होल्स होते हैं पाइप्स में सप्लाइंग water. Is it not due to the water exerted by pipes or the walls? Yes, ये फाउंटेन वाली सब चीज़ें प्रेशर की वजह से ही हो रही है, क्योंकि जो वाटर है वो प्रेशर अप्लाई करता है आपके वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हम नेक्स्ट आते हैं डिएस्टन यहाँ पे, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? जब आप बैलून को फुलाते हो तो आपको उसका माउथ क्यों क्लोज करना पड़ता है? ये भाई हवा बाहर निकल सकती है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, what happens when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have balloon which has holes, जिसके पास होल्स हैं, will it be able to inflate it? नहीं, उसको हम फुला नहीं सकते क्योंकि हवा तो पीछे से बाहर निकल रही है। If not, why? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? क्या हम ये कह सकते हैं एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है सारी डायरेक्शन में? डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ पंचर? जब पंचर हो जाता है तब क्या होता है? तब भी सारी हवा निकल जाती है। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब, सो वी फाइंड दैट द गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। अब देखो, you know that there is a air all around us. This envelope of air is known as atmosphere. इस envelope of air को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmosphere air extends up to many kilometer above the surface of the earth. ठीक है, surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that the pressure is force per unit area. pressure क्या है? force per unit area. अब देखो, if we imagine a unit area and a very long cylinder standing and is filled with air, then the force of gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure. अब नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक लेयर? लेट अस फाइंड अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, भाई ऐसा क्या है, इसमें इतनी बड़ी चीज़ क्या है ये, चलो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 8.11 आ रही है। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर आपने देखा होगा, गुड क्वालिटी का आपको लेना है। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्डर ऑन अ स्मूथ प्लेन सर्फेस में उसको हार्डर प्रेस करो। डज इट स्टिक टू द सर्फेस? वो आपकी सर्फेस में स्टिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ फ्रॉम द सर्फेस, कैन यू डू इट? तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आप उसको खींचने के लिए। यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इज कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। जब आप सकर को प्रेस करते हो तो उस समय जो उसकी एयर होती है वो सारी चले जाती है, तो जब एयर सब अंदर की चले गई तो वो बिल्कुल उसमें अटैच हो जाते हैं। ठीक है, द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। तो उस समय प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसमें एक्ट करते हैं। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फोर्स जो होती है लार्जर इनफ होनी चाहिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर निकल के। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इससे आपको समझ आ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। In fact, it will never be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air between the sucker and the surface. अगर कोई भी एयर नहीं होती तो भाई तुम लोग उसे निकाल ही नहीं सकते थे, लेकिन थोड़ी सी एयर अंदर रहती है, इसकी वजह से वो शक्कर निकल जाता है। बट एयर अगर बिल्कुल भी नहीं होती तो शक्कर तुम लोग निकाल ही नहीं सकते थे। कोई भी खली फली जिसको भी बुलाना है बुला लो, वो भी शक्कर नहीं निकाल पाएगा। Does this give you the idea how large the atmospheric pressure is? अब भूजो के पास सवाल आते हैं। भूजो और पहली आजकल बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड?
अब देखो, फोर्स ड्यू टू एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द एरिया 15 सेंटीमीटर टू 57. इट इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मास 225 kg. इसको हम कह सकते हैं 225 न्यूटन. This is the reason we are not crushed under this force is the gravity. Under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure outside. क्योंकि हमारी बॉडी का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर अगर जब आपका लो होता है तब आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि दबाव आ रहा है, लेकिन जब आपका प्रेशर सही होता है, मेंटेनेंस रहती है प्रेशर की, तो आपको जो है एकदम बैलेंस रहता है, आप लोग क्रश नहीं हो पाते. लेकिन अगर एक बार आपको ब्लड प्रेशर बहुत लो जाता है तो आपको दबाव महसूस होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे आगे निकल रहा है. ठीक है, अब रेडिनो फैक्ट भी पढ़ लेते हैं. तो रेडिनो फैक्ट तो आता ही आता है एग्जाम में. ऑटो वॉन गुरिके, a German scientist of 17th century, invented a pump to exert air out of the vessel. With the help of this pump, he demonstrated hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of the air pressure that hemisphere could not be pulled apart. तो एयर प्रेशर की इस फोर्स की वजह से हेमिस्फेयर अपार्ट मतलब नहीं, इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो नहीं निकल पाए. अब आते हैं रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग सब करने वाले हैं इस सेशन में. फटाफट चलते हैं. तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the air surrounding the earth also the pressure exerted by the air surrounding the earth is called atmospheric pressure. Contact force, the force which comes in play when the object is contact with the other object. Then electrostatic force के बारे में पढ़ते हैं. सॉरी डियर स्टूडेंट, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, कोई बात नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं. तो अब एक साथ ये फोर्स, अ पुश और अ पुल इज इन साइंस, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. देन फ्रिक्शन, अ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने छोड़ दी थी बीच में. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज और चार्ज बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन. उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर फ्रिक्शन में आते हैं. द फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. देन ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने आपको शायद ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बताई आपको. द ग्रेविटेशनल फोर्स बताती हूँ. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स, ऐसी फोर्स ये स्टूडेंट जो मतलब हम सब लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, डेट फोर्स. तो इसका क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद आते हैं ग्रेविटी में. द फोर्स ड्यू टू विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटी. उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. फिर मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ऑब्जेक्ट on another object even from a distance without touching each other is called non-contact force. Then pressure, the force acting on unit area of an object is called pressure. Pull, the act of making an object towards us is called pull. Then push, the act of making an object away from us is push. ठीक है, तो ये हो गया. अब नेक्स्ट आता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो 2 एग्जाम्पल कैसे होंगे. 2 एग्जाम्पल इन वेयर वी पुश द ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन में आप लोग लिखेंगे वी पुश द डोर टू ओपन इट, पुशिंग अ ट्रॉली, पुशिंग ट्रॉली. उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इफ 2 सिचुएशन वेयर वी पुल द ऑब्जेक्ट, तो इसमें आप लिखेंगे पुलिंग द डोर और फिर pulling the bucket from the well in order to take water. Next आता है filling the blanks in the following statements. To draw water from a well, we have to pull at the rope. ठीक है. Charge body always attract the
अनचार्ज बॉडी. उसके बाद फिर टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं डियर स्टूडेंट. तो अब आता है एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो वाइल टेकिंग एन एम टू एट टारगेट. शी देन रिलीजेस द एरो विच बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट. बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. टू स्ट्रेच द बो आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज टू इट्स. आप कौन सा ऑप्शन भरोगे इसमें से? तो द फोर्स दैट कॉज चेंज इन इट्स शेप. उसके बाद आता है द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा फोर्स? द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. उसका स्टेट यानी कि डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है. कौन सा? इसमें कौन सी फोर्स आएगी आपकी डियर स्टूडेंट? इसमें आएगी आपकी ग्रेविटी. आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का फोर्स से आपका चेंज इन मोशन हो रहा है. मतलब आप लोग जब फेंक रहे हो और उसके बाद फिर जो आपका फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रेचर टू स्ट्रेच द बो उसमें स्ट्रेचर की मसल्स हो रही हैं तो इसमें आपका मस्कुलर फोर्स आएगा. उसके बाद वाइल एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट एक्टिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन of the air. In the following situation, identify the agent exerting force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. Squeezing a piece of lemon between fingers to exert its juice. Agent क्या है इसमें? Fingers आपकी agent आती है. Then act lemon. उसके बाद इफेक्ट लेमन जूस. फिर टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब. इसमें आपके एजेंट क्या है? हैंड्स. उसके बाद फिर इसमें आपका एक्ट हो रहा है टूथपेस्ट में एंड देन इफेक्ट टूथपेस्ट कम आउट. उसके बाद लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इज अनदर एंड इज दैट हुक फिक्स्ड ऑन द वॉल. तो इसमें आपका एजेंट क्या है? लोड. एक्ट स्प्रिंग एंड इफेक्ट अ स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड. फिर एन एथलीट मेकिंग हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट. तो इसमें एजेंट क्या है? एथलीट. एक्ट क्या है? ऑन द बार एंड इफेक्ट क्या है? क्लियर द बार. ठीक है. अब आते हैं आपकी एक्टिविटी. तो आपके इस चैप्टर से एक एक्टिविटी आने वाली है जिसका नाम है द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ. तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले एम क्या लिखोगे? टू डेमोन्स्ट्रेट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ मटेरियल रिक्वायर्ड बोतल नीडल टू मेक होल ऑन द बोतल वाटर. ठीक है डिस्टेंस. ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी. ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट मेथड आता है टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल मेक 4 स्मॉल होल्स ऑफ इक्वल साइज अराउंड वेयर द बॉटम ऑफ द बॉटल इज. द होल शुड बी एट सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. pour water into it. Hole should be at same height from the bottom. Pour water into it. Observation, we will see that the jet of water coming out from the holes falls at the same distance from the base of the water. हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे jet of water coming out from the holes fall at the same distance from the base of the bottle. ठीक है. उसका conclusion, we conclude the liquid exert pressure at the सेम डेप्थ. उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉय आइडेंटिफाई द सिचुएशन. तो यहाँ पे आता है ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल. हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कैन इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन. तो देखो द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कैन इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन. Then can affect when blacksmith hammers the hot piece of iron, the force due to hammering can change the shape of piece of the iron. In other words, we can say that force applied through hammers by blacksmith can mold the hot piece of iron into any kind of shapes. उसके बाद है inflated balloon was pressed against wall after it had been rubbed with a piece of synthetic coal. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for attraction between balloon and the wall? So, as the balloon has been rubbed with a piece of synthetic cloth, the balloon acquires the electrostatic charge. So it is a charged body, and when charged body and we know that charged body always attract the uncharged body, so the balloon stick to the wall. So electrostatic force is responsible for the attraction between balloon and the wall. अब आता है name the forces acting on the plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why forces acting on the bucket do not bring change in its state of motion. So
Two forces acting on the plastic bucket containing water are what gravitational force and muscular force. This force doesn't bring any change in its state of motion because of being equal and opposite to the magnitude. The effect of net force becomes zero. उसके बाद फिर next आता है the rocket has been fired upwards to the launch satellites on its orbit. Name two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. The two forces acting on the rocket after leaving the launching pad are gravitational force and force friction or force of friction due to air. उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद दिस नोजल kept in the water, the air in the dropper seemed to escape from the bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होगी. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.